हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के स्वरूप। इस चैप्टर के 3 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम इसका चौथा भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अभी तक हमने 3 भाग में मुख्य रूप से क्या क्या समझा कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र कौन से हैं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाती है। इसके अलावा हमने देखा कि ये राष्ट्रीय आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है। आज की क्लास में हमें मुख्य रूप से आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बारे में समझना है। इसके अलावा हमें धारणीय विकास या सतत विकास के बारे में देखना है और लास्ट में हमें देखना है कि ये समावेशी विकास क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। देखने में तो ये दोनों नाम सेम लगते हैं, लेकिन इसमें हल्का सा अंतर है, समझते हैं। जब औसत आय या जिसे प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है अधिक होगी, तो उपभोग हेतु मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी। यदि हर एक व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो लोग ज्यादा चीजों की मांग भी करेंगे। आय बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी। अच्छा, मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? मांग बढ़ने पर उत्पादन में भी वृद्धि होगी। भाई मांग बढ़ेगी तो फैक्ट्री के लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे उस मांग की पूर्ति को पूरा करने के लिए। मांग बढ़ने पर उत्पादन में भी वृद्धि होगी, जिससे उस राष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, किसी देश में आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो सामने उत्पादन भी बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा इसका मतलब उस देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, और यदि जीडीपी बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। जिन देशों की राष्ट्रीय आय ज्यादा है उन्हें कम आय वाले देशों से ज्यादा विकसित माना जाता है। जिन देशों की राष्ट्रीय आय ज्यादा है उन्हें दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा विकसित माना जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज की कमी है, क्या? क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों की जनसंख्या अलग अलग होती है, तो राष्ट्रों की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय की जगह औसत आय ज्यादा उचित रहती है। हमने पिछली क्लास में देखा था प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। हमने ये समझा था कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है? राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देना पड़ता है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा? प्रति व्यक्ति आय, जिसे औसत आय भी कहा जाता है। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा है तो हम उसे विकसित मान लेते हैं, लेकिन यहां पर एक कमी यह है कि हम जनसंख्या नहीं देखते हैं। यदि राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा है और जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है तो फिर प्रति व्यक्ति आय कम निकल के आएगी। जब किसी देश की औसत आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो फिर राष्ट्रीय आय में भी ऑटोमेटिकली वृद्धि हो जाएगी। समय के साथ आय में वृद्धि को ही आर्थिक वृद्धि के रूप में जाना जाता है। आय में वृद्धि होती है, मुख्य रूप से उसे ही आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय विकास के स्तर को, और जो औसत आय है वो कल्याण को मापने की दृष्टि से अति उपयोगी है। ये जो राष्ट्रीय आय निकालते हैं और ये प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, इन दोनों से अलग अलग चीजों का हमें अनुमान होता है। राष्ट्रीय आय विकास के स्तर को बताता है किसी भी देश के, और औसत आय जो है वो किसी भी देश के कल्याण को मापने की दृष्टि से अति उपयोगी है। लेकिन सिर्फ आय देश के विकास के स्तर और कल्याण का पर्याप्त माप नहीं है। किसी भी देश के विकास का स्तर देखना है, कल्याण का स्तर देखना है, तो सिर्फ आय पे ही हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें कुछ और चीजें भी देखनी होगी। जैसे कि लोग केवल बेहतर आय को ही नहीं चाहते, बल्कि सुरक्षा भी चाहते हैं, दूसरों से सम्मान आदर भी चाहते हैं, आजादी स्वतंत्रता भी चाहते हैं, और समानता का व्यवहार, ये सारी चीजें चाहते हैं। लोग आय के साथ साथ ये दूसरी चीजें, जैसे कि हमारी सुरक्षा अच्छे से हो, हमें दूसरों से आदर मिले, हमें स्वतंत्रता मिले, समानता का व्यवहार हो हमारे साथ, इन सब चीजों को भी चाहते हैं। तो विकसित सामाजिक संरचना और पर्यावरण को केवल धन से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सामाजिक संरचना विकसित हो और हमारा पर्यावरण बहुत शानदार हो, तो वो सिर्फ आय से, धन से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक
राजनीतिक मूल्यों और जीवन के सभी आयामों में सुधार होना चाहिए। भाई आर्थिक वृद्धि तो होनी ही होनी चाहिए, इसके अलावा सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो और जीवन के हर पक्ष में हमें विकास देखने को मिले तो वो किसी भी देश के कल्याण को मापने का बेहतर साधन होगा। सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन में वृद्धि को ही वास्तविक विकास कहा जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यदि सकारात्मक परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, तो उसी को ही वास्तविक विकास कहा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आय पर ही हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो हम आर्थिक वृद्धि को एक बार वापस से समझते हैं कि जब किसी राष्ट्र की व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो उसी को आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि को ही आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है। यह सिर्फ मात्रा बताता है कि कितना चेंज हुआ है, ये गुणात्मक आयाम नहीं बताता है कि अच्छा लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। यह सिर्फ इतना बताता है कि अच्छा राष्ट्रीय आय इतनी बड़ी है, व्यक्तिगत आय इतनी बड़ी है, अब लोगों के जीवन में उस राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय से क्या परिवर्तन हुआ है, यह आर्थिक वृद्धि नहीं बताता है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत, ये सारी चीजें, इन सारी स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या गुणात्मक चेंज हुआ है, क्या गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, वो आर्थिक वृद्धि नहीं बताता है। उस चीज को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास जो है वो आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक अवधारणा है। आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि से बहुत ज्यादा व्यापक अवधारणा है। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है। किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में लंबे समय तक वृद्धि हो और उसकी वजह से लोगों के जीवन पर इफेक्ट हो तो उसे कहा जाता है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिसका लक्ष्य है किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार। आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिससे आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन में लगभग हर पक्ष पर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए। आर्थिक विकास होने पर राष्ट्र की सकल घरेलू उत्पादन बढ़ता है, साथ ही लोगों के जीवन स्तर में भी गुणात्मक परिवर्तन होता है। जीडीपी भी बढ़ती है और लोगों में गुणात्मक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है आर्थिक विकास के अंतर्गत। यदि किसी राष्ट्र की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, निर्धनता और भूखमरी में कमी हो या साक्षरता और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो, तो ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो, निर्धनता यानी कि गरीबी और भूखमरी में भी कमी हो, लोगों को अच्छे से पोषक खाना मिल सके, लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, उनको साक्षरता मिल सके और जीवन प्रत्याशा मतलब एक व्यक्ति अपना जीवन में कितनी लंबी उम्र पाएगा उसे कहा जाता है जीवन प्रत्याशा। जीवन के प्रति आशा को बोला जाता है जीवन प्रत्याशा। तो यदि किसी देश में लोगों का स्वास्थ्य स्तर इतना अच्छा हो जाए कि लोग लंबा जीवन जी रहे हैं, तो उसी को बोला जाएगा आर्थिक विकास। तो आर्थिक वृद्धि प्लस लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन को क्या बोला जाता है, आर्थिक विकास बोला जाता है। विकास की प्रक्रिया में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचे, उत्पादन की तकनीक और अर्थव्यवस्था की संरचना में भी परिवर्तन होता है। बार बार वही बातें की जा रही है कि आर्थिक विकास में आर्थिक प्रगति के साथ साथ, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में भी गुणात्मक परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सतत विकास या धारणीय विकास क्या होता है। विकास मतलब एक तरीके से आगे बढ़ना। तो यह सतत विकास क्या है भाई? आज की जो पीढ़ी है वो विकास करती है बहुत सारी चीजों का उपयोग करके, बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करके, तो वो उन संसाधनों का उपयोग ऐसे ना करे कि सिर्फ वो ही पीढ़ी, आज की पीढ़ी ही विकास करे, आने वाली पीढ़ी के विकास के अवसर खत्म हो जाए। इसे ही कहा जाता है सतत विकास। यानी कि विकास लगातार होना चाहिए, सतत रूप से होना चाहिए। आज की पीढ़ी अपना विकास करे लेकिन आने वाली पीढ़ी की जरूरतों का भी ध्यान रखे। इसे ही कहा जाता है सतत विकास या धारणीय विकास। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के इस प्रकार दोहन पर बल दिया जाता है जिसमें भावी पीढ़ी के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।
हम कोई भी विकास करते हैं तो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके करते हैं। तो आज की पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करे ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपना विकास कर सके, इसे कहा जाता है सतत विकास। संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित करना इसकी प्रमुख विशेषता है। प्राकृतिक संसाधन, कोई भी संसाधन, उसका बेस्ट सदुपयोग करना है, साथ ही आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखना है। यही है आपका सतत विकास या धारणी विकास। एक है समावेशी विकास। समावेशी मतलब सभी लोगों को उसमें समाहित करना है, सभी लोगों को उसमें समावेश करना है। तो ऐसा विकास करना है जो कि समाज के हर पक्षों को जोड़ सके। तो ऐसा विकास जो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे उसे कहा जाता है समावेशी विकास। समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने पर इसमें बल दिया जाता है। मुख्य रूप से जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको भी विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके, यही कोशिश रहती है समावेशी विकास में। इसमें आय की समानता के साथ साथ अवसर की समानता और जीवन के सभी आयामों में समान मानवीय अधिकारों का समर्थन किया जाता है। इसमें आय की समानता पे भी ध्यान दिया जाता है, अवसर की समानता पे भी ध्यान दिया जाता है और जीवन के सभी आयामों में मानवीय अधिकारों का समर्थन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाठगत प्रश्न। क्या है पाठगत प्रश्न? पाठ के बीच में पूछे गए प्रश्न। ये किस पर आधारित है? अभी जो हमने चीजें पढ़ी उसी पर आधारित कुछ आसान से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 से कैसे शुरू हो गया? क्योंकि 3 भाग के अंतर्गत हम 16 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसके आगे वाला 17वां क्वेश्चन अब देखते हैं। औसत आय या यूं कहे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय में वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 ऑप्शन है। ए है आर्थिक कमी होगी, या आर्थिक वृद्धि होगी, या अप्रभावित रहेगी, या समान रहेगी। हमने देखा था कि यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो उसके बदले में राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय में वृद्धि होने पर आपकी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वास्तविक विकास से आप क्या समझते हैं? विकास का वास्तविक रूप से आप क्या समझते हैं? आय के साथ साथ जीवन स्तर में भी गुणात्मक परिवर्तन हो, गुणात्मक वृद्धि हो, उसे कहा जाता है वास्तविक विकास। यदि आय में वृद्धि हो और लोगों के जीवन पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो उसे वास्तविक विकास नहीं कहा जाएगा, उसे सिर्फ वृद्धि कहा जाएगा। अगर आपको वास्तविक विकास करना है तो लोगों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ उनके जीवन का जो गुणात्मक परिवर्तन है, जो गुणात्मक चेंज है, वो भी हो, उसे ही कहा जाता है वास्तविक विकास। क्वेश्चन नंबर 19। किसी राष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि यदि सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है तो क्या आर्थिक विकास संभव है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई देश है, मान लीजिए देश है ए, उस देश में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ रहा है लेकिन जनसंख्या भी बढ़ रही है। यदि जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और जीडीपी की जो बढ़ने की दर है वो कम है, तो क्या उस देश का आर्थिक विकास संभव है? नहीं। जनसंख्या ज्यादा हो और जीडीपी बढ़ रही हो लेकिन कम दर से बढ़ रही है तो उस देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सतत विकास की अवधारणा क्या है? पूछा जा रहा है सतत विकास क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा विकास जो लगातार हो, जो सतत रूप से हो। कैसे होगा ये? आज की पीढ़ी अपना विकास करे लेकिन आने वाली पीढ़ी की जरूरतों का भी ध्यान दे, उसे कहा जाता है सतत विकास और इसे ही कहा जाता है धारणी विकास। तो सतत विकास क्या है? प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ी के हित को दृष्टिगत रखकर उपयोग में लेना ही क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। समावेशी विकास किसे कहते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा विकास जो समाज के हर तबके को, हर वर्ग को साथ में लेके चले। तो समाज के मुख्य रूप से वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना क्या कहलाता है? समावेशी विकास कहलाता है। तो ये थे पाठगत प्रश्न। आज की क्लास को हम यही थामेंगे। आपको करना क्या है, आज की क्लास में जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। तो आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।